राजन अपने घर पर चुपचाप एक चारपाई पर लेटा हुआ था कि तभी कोई उसके घर का दरवाजा बुरी तरह से पीटने लगा। राजन की बीवी नंदा रसोई में खाना बना रही थी। राजन ने उठकर दरवाजा खोल दिया। राजन के सामने गांव का साहूकार संपत राय खड़ा था। संपत राय राजन को गुस्से से देखते हुए बोला, देखने में तो तुम बहुत ही मासूम लगते हो राजन, मगर अंदर से तुम इतने झूठे होगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? भूल गए आज तुम्हें मेरे पैसे लौटाने थे। मुझे मालूम है संपत जी कि मुझे आपको पैसे लौटाने हैं, मगर अभी तो दिन गुजरने में पूरे 6 घंटे बचे हैं। शाम तक इंतजार तो कर लेते आप। नहीं, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। देखिए, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप तो जानते हैं संपत जी कि मेरा शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। अचानक कारोबार में नुकसान हो जाने की वजह से मुझे अपना घर बार, अपना शहर सब छोड़ना पड़ा। मजबूरी में मुझे यहाँ कर गांव में बसना पड़ा। आप तो मेरे बारे में सब जानते हैं। बस करो, बहुत हो गया। तुम्हारी इन कहानियों को सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। अरे अगर तुम्हारा कारोबार डूब गया तो तुम मुझे भी डुबा दोगे क्या? तुमने पैसे लेते वक्त वादा किया था कि 3 महीने में लौटा दोगे। आज 5वां महीना हो गया। आप फिक्र मत कीजिए संपत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम तक पैसों का बंदोबस्त कहीं न कहीं से जरूर हो जाएगा। जैसे ही बंदोबस्त हो जाएगा मैं खुद आपके पैसे आकर लौटा दूंगा। राजन की बात सुनकर संपत राय गुस्से से बुरा भला बोलकर वहाँ से चला गया। राजन अपनी आंखों में आंसू लिए हुए चारपाई पर बैठ गया कि तभी उसकी बीवी नंदा उसके पास आकर बोली, आपने उससे झूठ क्यों बोला कि आपके पास पैसे आ जाएंगे? शाम तक पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? कल मैंने अपने दोस्त नितिन से बात की थी। आज वो कुछ पैसे लेकर आएगा मुझे देने। कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे? अरे बुरे वक्त में कोई किसी के साथ नहीं होता। तो फिर तुम ही बताओ नंदा, मैं क्या करूं? मेरी वजह से शादी के बाद तुम्हारी तालीम अधूरी रह गई। अगर मेरा कारोबार बर्बाद नहीं होता तो तुम बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन सकती थी। फिक्र मत कीजिए, मैं अभी एक अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट में जी जान से लगी हुई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सफल हो जाऊंगी। किस प्रोजेक्ट की बात कर रही हो तुम नंदा? इस प्रोजेक्ट को करते हुए तुम्हें पूरे 2 साल हो गए हैं। पहले शहर के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे और अब गांव के लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे नदी में डूबकर मजबूरन सुसाइड करनी पड़ेगी। राजन आंखों में आंसू लिए हुए वहाँ से चला गया और सारा दिन वो अपने दोस्त नितिन का इंतजार करता रहा, मगर नितिन वहाँ पर नहीं आया। नंदा जानती थी कि नितिन राजन को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाता है। दरअसल नंदा शादी से पहले साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रही थी और वो साइंटिस्ट बनने के लिए पूरी मेहनत और लगन से अपनी तालीम में लगी हुई थी। मगर तालीम के बीच में ही नंदा की राजन से शादी हो गई। शादी के बाद राजन ने नंदा को अपनी तालीम जारी रखने के लिए कहा। नंदा खुश हो गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक राजन का बिजनेस तबाह हो गया और शहर में उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। राजन को रातों रात शहर छोड़कर अपने गांव में आकर बसना पड़ा, जहां उसके मम्मी पापा सालों पहले रहा करते थे। घर के काम से फ्री होकर नंदा अपने प्रोजेक्ट में जुट गई। नंदा काफी सालों से एक रोबोट बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। नंदा अपने प्रोजेक्ट में बिजी ही थी कि तभी संपत अपने साथी भीमा के साथ घर के अंदर आ जाता है। राजन कहाँ है? जी वो दोपहर से ही घर पर नहीं लौटे हैं। अगर वो आए तो बोल देना कि संपत अपने पैसे मांगने के लिए आया था। और वैसे तुम बना क्या रही हो? जी मैं बहुत सालों से एक रोबोट बनाने की तैयारी कर रही हूँ जो बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करेगा। नंदा की बात सुनकर साहूकार अपने साथी भीमा के साथ बुरी तरह से हंसता हुआ बोला, इससे तो बेहतर है कि तुम इस कबाड़ को किसी कबाड़ी के पास बेच दो और मेरे पैसे चुका दो। साहूकार साहब सही कह रहे हैं और तुम इस बेकार के कामों की जगह इनके घर के बर्तन मांज दिया करो तो तुम्हारी कुछ आमदनी भी हो जाएगी। संपत और भीमा नंदा का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। नंदा को उन दोनों की बात अंदर तक चुभ गई। उसने गुस्से से उस रोबोट को उठाकर जमीन पर पटक दिया और गुस्से में बोली, संपत और भीमा सही बोल रहे थे।
इससे अच्छा तो मैं उनके घर पर बर्तन ही मांजने का काम करूं, तो मुझे ज्यादा आमदनी हो जाएगी। नंदा ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज टकराई। नंदा चौंक कर इधर उधर देखने लगी, मगर उसने देखा कि आवाज कहीं और से नहीं बल्कि रोबोट से आ रही थी। उसने देखा कि रोबोट की आंखों में आंसू थे। ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? तभी वो रोबोट नंदा की ओर देखकर बोला, नहीं माँ, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं बल्कि सच है। आपने मुझे इतनी जोर से जमीन पर पटका कि दर्द से मेरा जिस्म दुख रहा है। नंदा फटी फटी आंखों से अपने इस प्रयोग को हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। नंदा को नहीं पता था कि उसका शौहर राजन भी इस नजारे को देख रहा था। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया नंदा। ये तो हूबहू बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पूरा यकीन है मैं अपने प्रयोग में सफल हो जाऊंगी, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है माँ। जब संपत और कालिया आपका मजाक उड़ा रहे थे तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर जैसे ही आपने मुझे जमीन पर पटका, मुझे अपने जिस्म में जान आती हुई महसूस हुई। अब मैं खुद को बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं इंसानों की तरह सोच और समझ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है बेटा। तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इंसानों के जैसे इमोशंस भी हैं। आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना। मैं पापा के काम में इनका हाथ बटाऊंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हल भी चला सकता हूँ, खेती भी कर सकता हूँ और बिजनेस भी कर सकता हूँ। राजन नंदा की ओर देखकर बोला, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हो सकता है राजन, बिल्कुल हो सकता है। मैंने इसके दिमाग में लाइब्रेरी की सैकड़ों किताबें अपलोड कर रखी हैं। इसके दिमाग में ज्ञान का भंडार है। उस दिन से नंदा का रोबोट बेटा दूसरों के खेतों में हल चलाने का काम करने लगा। वो रोबोट पूरे दिन का काम 1 घंटे में ही कर देता। देखते ही देखते राजन के पास पैसों की बारिश होने लगी। कुछ ही दिनों में उसने संपत का कर्जा चुका दिया और वो खुद का कारोबार करने की सोचने लगा। पर ये बात संपत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। संपत एक दिन भीमा से बोला, राजन का वालिद भी एक बहुत कामयाब इंसान था। मैं कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाया। सोचा था कि इसके बेटे को बार बार बेइज्जत करूंगा, मगर उसकी बीवी ने तो कमाल कर दिया। और इससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह है सेठ साहब कि वो रोबोट 50 लोगों का काम कुछ ही मिनटों में कर देता है। हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, मगर फिक्र मत कीजिए। आखिर वो रोबोट सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा ही तो है। कल मैं कुछ आदमियों के साथ जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा भीमा। मैं अपनी नजरों के सामने उस रोबोट के टुकड़े होते देखना चाहता हूँ। अगली रात भीमा संपत को लेकर कुछ आदमियों के साथ राजन के घर पर पहुंच गया और अचानक उसने लाठियों और डंडों से रोबोट के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। अचानक हुए हमले से रोबोट गिर गया। तभी वहां पर नंदा और राजन दौड़ते हुए आए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? माफ करना नंदा, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हारा ये रोबोट ऐसे ही गांव का काम करता रहा तो फिर हम गरीब और बेसहारा लोगों को अपना गुलाम बनाएंगे। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। राजन, ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है, तुम्हारा बेटा नहीं। लोहे का टुकड़ा तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अचानक रोबोट के जिस्म में बिजली जैसी फुर्ती आ गई और उसने उठकर संपत और भीमा को हवा में बुरी तरह से उछाल दिया। वो दोनों मुंह के बल गिरे और डर से थर-थर कांपने लगे। सेठ साहब, इस रोबोट के अंदर तो बहुत जान है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो भीमा। अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से भागो। वो दोनों डर कर उसी रात गांव छोड़कर भाग गए और देखते ही देखते नंदा का बेटा रोबोट पूरी दुनिया में मशहूर हो गया।